हेलो फ्रेंड्स, के लीगल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलएलएम के विषय लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के टॉपिक का पार्ट 2 समझने जा रहे हैं। रीजनलिज्म एंड लॉ जो है, क्षेत्रवाद एवं विधि, इसका हमने पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। आप इस पार्ट 2 के वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट फर्स्ट जो है जरूर देखें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसमें हम जो है बात करेंगे रोजगार के मामलों में क्षेत्रवाद व समानता, इक्वेलिटी। सेकंड, धरती पुत्र या भूमि पुत्र का नारा और उसकी प्रैक्टिस या अभ्यास। थर्ड है भारत एक इकाई अवधारणा कैसे है, कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज वन यूनिट। ये तीनों टॉपिक आपस में जो है काफी प्रगाढ़ रूप से जो है जुड़े हुए हैं। रोजगार में जो है असमानता वो भूमि पुत्र की भावना के द्वारा ही पैदा होती है। वह कैसे होती है? रोजगार में भूमि पुत्र की भावना जो है असमानता कैसे लाती है, उसको हम देखें। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम देखें कि भूमि पुत्र होता क्या है, धरती पुत्र क्या होता है। तो जैसे कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और इस क्षेत्र विशेष का एक मूल निवासी हूँ, और कई लंबी सदियों से या पीढ़ियों से मेरे बाप दादा या जो मेरे पूर्वज जो हैं वह यहाँ पर रहते आ रहे हैं। तो मैं क्या, अगर यदि इस स्थान के संसाधनों पर और पर्टिकुलर राजस्थान प्लेस पर जो है अपना हक यानी कि कब्जा और अधिकार समझने लग जाता हूं, तो यह भूमि पुत्र की भावना को इंगित करता है। ये जो है देश के अंदर जो है असमानता पैदा करती है। वो कैसे कि फ्रेंड्स, आप उदाहरण देखें महाराष्ट्र में शिवसेना का, बाला ठाकरे साहब के समय में जो है क्षेत्रवाद यानी भूमि पुत्र की भावना जो है काफी पुरजोर रूप से है ना मराठी लोगों के अंदर व्याप्त थी। वह जो है अपने क्षेत्र विशेष महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है उनके संसाधनों पर अपना हक समझते थे, अपना अधिकार समझते थे। तो यदि कोई बाहर से व्यक्ति वहां पर जाकर यदि रोजगार कर रहा है तो उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि इतना व्यवहार होता था कि लोग जो है वहां पर रोजगार जो है सब छोड़ छाड़ के अपने स्वदेश जहाँ के वो निवासी वहां लौट जाते थे। इतना जोरदार वहां पर होता था। और ऐसे ही जो है साउथ इंडिया का हम उदाहरण ले लें तो फ्रेंड्स, में साउथ इंडिया में गोवा और कर्नाटका के कुछ कर्नाटका के जो है मंगलुरु और कारवार जैसे जिलों में मैं घूम चुका हूँ। वहाँ पे मैंने ये चीज वास्तव में महसूस करी कि जो साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के लोगों से जो है चिढ़ते हैं, और वह ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर जो भी है कोई पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे साउथ इंडियन के जो बच्चे हैं वह नॉर्थ इंडियन के बच्चों से जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं कि ये यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और यदि कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति वहां पर जाकर रोजगार करता है तो उनके साथ भी वो भेदभाव करते हैं कि यहाँ पर आके जो है ये रोजगार कर रहे हैं, इनको तो इनके देश में मतलब स्वदेश में जहाँ के रहने वाले वहां पर लौट जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना होगा कि भूमि पुत्र की जो भावना है इतनी ज्यादा पुरजोर रूप से क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका मुख्य कारण है कि जो वहां पर जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता। जैसे मैं साउथ इंडिया का मैंने उदाहरण दिया, मैं कर्नाटका के कुछ जिलों में और गोवा में मैं घूमा तो मैंने वहां देखा कि नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी शहरों में आपको बड़ी, जैसे उदाहरण रूप से देखें तो बड़ी टैक्सीज जो कंपनीज हैं जैसे ओला, उबर, मेरू वगैरह ये देखने को मिलेगी आपको। वहीं दूसरी ओर जो है आप गोवा और कर्नाटक के कुछ शहरों में जाओगे तो वहां पर जो है ये बड़ी कंपनियां नहीं है। इसका ये कारण नहीं है कि वो कंपनियों ने वहां पर कोशिश नहीं करी, नहीं, वहां पर जो है वहां के लोग वहां की राज्य सरकार जो है डोमिसाइल कर रखा है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अभी हम देखें कि वहाँ के जो लोग हैं इन चीज़ों को चलने नहीं देते। उसका कारण ये है कि वहाँ मोनोपोली बनी हुई है। वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि बाहर के लोग आके और हमारे जो है पर्टिकुलर स्थान पर रोजगार कर रहे हैं तो हमारा यह रोजगार खत्म कर देंगे तो हम क्या कमाएंगे यहाँ पे। तो वो इस मानसिकता से ग्रसित हैं, और इस मानसिकता से ग्रसित होने का जो कारण है वो ये भी नहीं है कि भाई वो ऐसा सोचते हैं तो गलत है। उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक विकास जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, और जो राजनीतिक जो दल है वह जो है इस भूमि पुत्र की भावना का फायदा उठाकर चुनाव जीत ही जाते हैं, तो डेवलपमेंट वहां पर करवाते ही नहीं है।
और ये जो चीज है वो अर्थव्यवस्था की विफलता को भी इंगित करता है। यदि अगर वहां पर जो है नए आयाम तलाशे जाए, नए रोजगार तलाशे जाए और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे, अगर राज्य सरकार जो है उसमें कुछ और ध्यान दे, तो वहां पर जो है ऐसा नहीं है कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वहां डेवलपमेंट किया जा सकता है और बहुत बहुतायत रूप में वहां पर रोजगार भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है वहां के लोग जो हैं वह भूमिपुत्र की भावना से ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो ये जो भूमिपुत्र की भावना वो इसीलिए उत्पन्न हुई कि बाहर के लोग जो आते थे, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज वगैरह और बड़े बड़े पदों पर जो है वो विराजमान हो जाते थे और वहां के लोग वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उनको नफरत होने लगी कि नहीं, हम जो है रोजगार जो है मराठियों को पहले प्रेफरेंस देंगे, बाद में उसको देंगे बाहर के व्यक्ति को। तो ये मानसिकता, लेकिन ये जो भूमिपुत्र की मानसिकता है वह हमारे देश की जो समानता, अखंडता, एकता है उसमें बहुत बड़ा जो है रोड़ा है, जो देश के अंदर विवाद और विभाजन तक पैदा करती है। तो इस तरह से जो है इस जो भूमिपुत्र भावना है इसका खत्म होना काफी जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखें कि कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज वन यूनिट, भारत एक इकाई की अवधारणा रूप में कैसे है। जैसा हमने देखा कि जो भूमिपुत्र है वो रोजगार के मामलों में जो है असमानता पैदा करता है, लेकिन भारतीय संविधान जो है वह एकता, अखंडता की जो है बात करता है और समूचे राष्ट्र को जो है एक धागे के अंदर वह पिरोता है और इन सारी जो क्षेत्रवाद की जो चीजें इनको खत्म करता है। लेकिन संविधान में जो उल्लेखित तो किया हुआ है, लेकिन जब तक हम भावनात्मक रूप से हम एक नहीं होंगे तो एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि संविधान में आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर प्रावधान है मूवमेंट का। यह भारत के नागरिक का जो है राइट है संचरण का और भ्रमण का, कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत की सीमा के भीतर बिना रोक टोक जो है संचरण कर सकता है। यह जो है क्षेत्रवाद को खत्म करता है और राष्ट्रभक्ति की जो एकता है उसको उजागर करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वह किसी भी राज्य में जो है घूम सकता है, जैसे कि आप लोग हिमाचल घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, तो ये हमारा राइट है, वहां की सरकार जो है आपसे मना नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से आर्टिकल 19(1)(e) देखें तो सभी नागरिकों को जो है रेसिडेंस यानी आवास करने की स्वतंत्रता है और आवास रहने के लिए या मकान बनाने के लिए जो है किसी राज्य से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं जो है दिल्ली में बसना चाहता हूँ या गोवा में बसना चाहता हूँ, तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदूं और मैं वहां पर रह सकता हूँ। तो इस आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर जो है वहां की सरकार आपको रोक नहीं सकती है। ये भी एक हमारा संविधान के अंदर जो है राइट है। और आर्टिकल 19(1)(g) हम देखें तो किसी भी प्रोफेशन या प्रति उपजीविका या कोई व्यापार, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार हमें पूरे भारत देश के अंदर है। हम जो भारत के नागरिक जो हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर जाकर, किसी भी राज्य के अंदर जाकर जो है हम अपना व्यापार, ट्रेड, बिजनेस आदि कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो है आपको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आपको मूल अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इस तरह से जो है भारतीय संविधान कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज वन यूनिट की बात करता है इन आर्टिकल्स में। इसके अतिरिक्त अगर हम संविधान की प्रीएम्बल उद्देशिका देखें तो वहां पर भी हमें यूनिटी की बात देखने को मिलती है, जिसकी पहली लाइन ही है हम भारत के लोग। तो ये जो लाइन जो है हम भारत के लोग, हमें जो है एक धागे में पिरोती है कि हम एक यूनिट है, हम क्षेत्रवाद के नाम पर अलग अलग नहीं है। और भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, ना कि राज्यों के रूप में अलग अलग बटा हुआ है। वह एक संघ है, एक यूनिट है, यूनियन है। हम मिलकर जो है भारत देश बनाते हैं। और हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की एक विशेषता और है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आपको जो है राज्यों की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता नहीं मिलती, आपको भारत देश की नागरिकता मिलती है। तो ये भी जो है हमें एक सूत्र के अंदर पिरोता है। और ये सारी चीजें जो हैं हमें क्षेत्रवाद की असमानता से अलग करके हमें समान रूप से मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करती हैं ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है
यह आज का टॉपिक रहा। आशा करता हूं कि आपको क्षेत्रवाद एवं विधि, रीजनलिज्म एंड लॉ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने रोजगार के मामले में क्षेत्रवाद में असमानता कैसे होती है, भूमिपुत्र का उदाहरण हमने देखा समझा, धरतीपुत्र का, और उसको कैसे अभ्यास के रूप में लिया जाता है। और हमने देखा कि भारत एक इकाई अवधारणा कैसे है, कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज वन यूनिट कैसे, इसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों, इसी तरह से हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।